दिल्ली शहर के सेक्टर 7 में एक मेहरा फैमिली रहती है नाज़रीन ग्रामी, जिसमें शोहर पंकज मेहरा, बीवी रिया मेहरा और उनका एक 1.5 साल का बच्चा होता है। नाज़रीन ग्रामी, सीन कुछ यूँ है कि रिया मेहरा और उसका शोहर पंकज मेहरा एक दिन एक गुरुद्वारे से रात 4 बजे वापस अपने घर में आ रहे होते हैं कि रास्ते में वो एक यू टर्न लेने लगते हैं। यू टर्न लेने की वजह से गाड़ी की स्पीड कम होती है, तो उनके बगल में एक और कार आती है और उनको क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद कार उनके आगे आके रुक जाती है। गाड़ी से एक बदमाश निकलता है, उसके हाथ में पिस्टल होता है। वो पिस्टल लेके गाड़ी के पास आता है। अब शीशा ऊपर चढ़ा होता है और गाड़ी का गेट अंदर से बंद होता है। पंकज मेहरा जो अंदर बैठा होता है, उसने गाड़ी अंदर से लॉक की होती है। बदमाश गाड़ी को बाहर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती। वो पिस्टल मार के शीशा तोड़ देता है। शीशा तोड़ने के बाद वो पंकज मेहरा से कुछ छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पंकज मेहरा आगे से उसका पिस्टल पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो गोलियां चलानी शुरू कर देता है। पहली गोली चलती है जो पंकज मेहरा के पीछे उसकी बेटी और बीवी सोई होती है, जो बीवी के जाके गले में लगती है। दूसरी गोली चलती है, वो बीवी के माथे और आँख के करीब लगती है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, बदमाश डर जाता है और पंकज मेहरा भी पिस्टल छोड़ देता है। बदमाश फ़ौरन वापस भागता है। भागने के बाद वो गाड़ी में बैठता है, चले जाता है। अब पंकज मेहरा जल्दी जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमाता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। साथ में अपने ससुराल वालों को और अपने घर वालों को भी कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी को गोलियां लग चुकी हैं, जल्दी जल्दी आप लोग हॉस्पिटल पहुँचें। अब हॉस्पिटल में जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस आने तक हॉस्पिटल वाले कुछ करते नहीं हैं। लड़की वहाँ पे मर जाती है। अब लड़की मरने के बाद लड़की के घर वाले शोर करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बेटी ज़िंदा थी, लेकिन डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं थे और डॉक्टर जो थे उन लोगों ने इलाज नहीं किया कि जब तक पुलिस नहीं आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। जब पुलिस आई फिर भी डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही मीडिया वालों को भी मंगवा लिया जाता है। ये हेडलाइन बन जाती है। सुबह सुबह 4 बजे एक वारदात होगी जी, जिसमें एक बीवी वफात पा चुकी है और ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस वाले पंकज मेहरा से बयान लेते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वो बयान देता है। बयान देने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम लोगों की किसी से मुखालफत, दुश्मनी? वो कहता है यूँ तो हमारी किसी से मुखालफत नहीं, लेकिन मैंने एक बंदे से लोन लिया था, जो कि 5 लाख का लोन लिया था और उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गया था। पिछले दिनों वो हमारे घर धमकी देने आया था, तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों ने कत्ल किया होगा। तो पंकज मेहरा 3 बंदों का नाम बताता है। अब ये टीवी के ऊपर खबर चल रही होती है, वो 3 बंदे भी फ़ौरन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस जाती हैं, 11 टीमें बनती हैं। एक टीम उनके घर के लिए निकल जाती है, बाकी टीमें हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कर ली होती हैं। पुलिस तो पुलिस होती है, उनको हर जगह पे हर बंदे पे ही शक होता है। पुलिस मौके पे जाती है जिस जगह पे ये वकूआ होता है। यहाँ पे मज़ेदारी वाली बात ये होती है कि पुलिस पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाल मारती है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर ये वकूआ होता है कोई ऐसा कैमरा नहीं होता जिसका एंगल उस जगह के ऊपर सेट हो। यू टर्न के ऊपर किसी भी कैमरे का एंगल सेट नहीं होता। पुलिस ये देख के हैरान हो जाती है कि इतनी दुकानें दाएं बाएं, इतना कुछ होने के बावजूद आखिर कोई कैमरे का एंगल यहाँ पे सेट क्यों नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, पुलिस आपस में सोचती है कि यार जिस बंदे ने 40 लाख रुपया किसी से लेना हो, उसकी मत तो नहीं मारी कि वो उसे कोई नुकसान पहुँचाए और उसे ऊपर से जेल में भी जाना पड़े और पैसे भी ना मिले। तो हो ना हो, ये उन लोगों का काम नहीं है। ये किसी ने डकैती करने के चक्कर में ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे वहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, दुकानें भी बंद होती, तो इतने बजे तो डकैती ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। पुलिस वाले अब ये सोच रहे थे, साथ में उनको पंकज मेहरा के ऊपर भी शक था, क्योंकि उनका हो सकता था कि इसने भी अपनी बीवी का कत्ल किया हो, लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगले दिन वो पंकज मेहरा को बुलाते हैं कि तुम आओ, हमने एक दफ़ा दोबारा जिस तरह ये क्राइम तुम्हारे साथ हुआ, हमें सारी जांच बताओ और हम एक दफ़ा फिज़िकल करके देखना चाहते हैं। ऐसे ही पंकज मेहरा अपनी गाड़ी में बैठता है, फिर वैसे ही जाता, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी घुमाता है। घुमाने के बाद जैसे सारी वारदात हुई सारी उनको करके दिखाता है। पुलिस वाले फिर जाते हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए, कोई मतलब रोड के ऊपर जिस तरह हादसा हुआ, सारे यहाँ पे मौके के ऊपर डीएसपी भी देख रहा होता है, सारे सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ही नहीं आता है। ऐसे ही एक एएसआई होता है, वो बाद में अकेला जाता है, कहता है कि शायद मुझे कुछ मिल जाए। अब उसकी नज़र पड़ती दूर एक मेडिकल स्टोर पे, जो कि काफ़ी दूर होता है। मेडिकल स्टोर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है,
जो कि बिल्कुल उस चौक की तरफ सीधा होता है, उस यू टर्न की तरफ सीधा होता है। पुलिस वाला फ़ौरन उनके पास जाता है, वहाँ पे वो वीडियो लेता है, वीडियो लेके थाने आ जाता है, अपने ऑफिसरों को भी दिखाता है। यहाँ पे वो ऑफिसर वीडियो चलाते हैं, वो क्या देखते हैं कि गाड़ी तो आई है पंकज मेहरा की, लेकिन गाड़ी वहाँ पे घूमी है, 1-1.5 मिनट रुकी है, वहाँ पे रुकने के बाद खुद ब खुद चली है, चल के गई चली है। लेकिन यहाँ पे पंकज मेहरा ने तो बोला था कि एक गाड़ी आई, उसने ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद बंदा गन लेके आया, गोलियां चलाई, शीशा तोड़ा, ऐसे ऐसे। पुलिस वालों को सारी चीज़ की समझ आ जाती है कि ये मेहरा साहब ने सारी गेम डाली है। पुलिस वाले उसको मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले लड़की की फैमिली से पूछते हैं कि आपकी बेटी और आपके दामाद का तल्लक कैसा था। तो वो बताते हैं जी हमारी बेटी का और हमारे दामाद का तल्लक कुछ ख़ास नहीं था, ऐसे ही इनमें लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे। तो पुलिस वालों को शक मज़ीद क्लियर हो जाता है। लेकिन लड़के के घर वाले कहते हैं कि लड़ाइयाँ तो हो रही थी, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में लड़ाइयाँ तो होती रहती है, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से हमारा बेटा इस तरह का कुछ कर दे। पुलिस वाले इस शोके की आवाज़ देते हैं, पंकज मेहरा को थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुला के उससे फिर बयान लिया जाता है। वो फिर अपना वही बयान देता है कि मैं ऐसे गया, वहाँ पे गाड़ी रोकी, ऐसे सामने वो गाड़ी लाल कलर की आई, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और ऐसे मेरी बीवी कत्ल होगी। पुलिस वाले उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। जब वो वीडियो देखता है तो वो एकदम घबराना शुरू कर देता है। पुलिस वाले बताते हैं कि अब बताओ हकीकत है क्या। तो आगे से पंकज मेहरा घबरा जाता है और घबरा के सारी हकीकत बता देता है। सीन कुछ यूँ होता है कि जो पंकज मेहरा की बीवी होती है, उसके घर वालों ने उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए होते हैं कारोबार करने के लिए। तो सबसे पहले पंकज मेहरा ने कारोबार किया होता है कपड़े का, जिसमें उसे नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद पंकज मेहरा ने रेस्टोरेंट खोला होता है, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए का ब्याज लेना पड़ता है और उसके ऊपर जो कर्जा और ब्याज चढ़ता रहता है वो 40 लाख रुपए हो जाता है। और कुछ दिन पहले वो धमकी देने भी आए होते हैं, जिन लोगों ने पैसे लेने होते हैं वो धमकी भी दे के गए होते हैं। तो अब होता क्या है, पंकज मेहरा की पहले भी एक शादी हुई थी, लेकिन उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी थी। डिवोर्स देने की वजह ये थी कि ये अब जो इसकी बीवी थी उसके साथ इसकी शादी हुई थी, तो ये इसकी कॉलेज फ्रेंड थी, कॉलेज से ही इसे जानती थी। लेकिन पंकज मेहरा की अपनी दूसरी बीवी से शादी होने के बाद उसने इस लड़की की वजह से, इस बीवी की वजह से उससे डिवोर्स ले ली, इससे निकाह कर लिया। लेकिन अब ये था कि इसका पहली बीवी से भी रब्ता था और जो इसके रेस्टोरेंट में एक गाना गाने वाली लड़की थी, गायक थी, इसका उससे भी रब्ता था। ये दोनों लड़कियों के अफेयर में था और ये चाहता ये था कि इस वाली मेरी बीवी से मेरी डिवोर्स हो जाए और मैं अपनी पुराने वाली बीवी से रब्ता रख सकूं और इस डांसर से भी रब्ता रख सकूं। लेकिन सीन कुछ यूँ था कि अगर वो अपनी इस बीवी को डिवोर्स देता तो बीवी के घर वालों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हुई थी, वो पैसे भी वापस देना पड़ते, इसलिए बीवी को डिवोर्स नहीं दी। और दूसरी तरफ वो जो लोग थे वो आके धमकी भी लगा रहे थे। तो पंकज साहब ने सोचा क्यों ना धमकी तो वो पैसे लेने वाले लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तीर से 3-4 शिकार कर लेते हैं। अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ, कत्ल करने के बाद इल्ज़ाम सारा उनके ऊपर लगा दूँगा। करता भी वो कुछ यूँ है कि ऐसे ही वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि हमारी डेली की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आज हम बाहर से खाना खाएँगे और कहीं पे घूमे फिरेंगे भी, तो हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम आज से सुलह करते हैं। बीवी भी इस चीज़ को मानती है कि ठीक है मेरा पति है, शायद मुझे मनाने के लिए सब कुछ बोल रहा होगा। बीवी शाम 8-9 बजे उसके साथ चली जाती है। ऐसे ही वो बाहर जाते हैं, अपने रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, पूरे शहर दिल्ली में घूमते फिरते हैं। घूमते फिरने के बाद सुबह 2 से 2:30 बजे वो उस गुरुद्वारे में चले जाते हैं जहाँ पे अक्सर उनकी फैमिली और वो जाते हैं। गुरुद्वारे से वापसी पे उसी यू टर्न के पास आके पंकज मेहरा अपनी गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद अपनी बीवी को गोलियां मारता है। गोलियां मारने के बाद अपने ही हाथों में से अपने मुंह के ऊपर मुक्के वगैरह मारता है और ज़ख्म वगैरह करता है। ज़ख्म करने के बाद अंदर बैठा ही अपने पिस्टल के साथ शीशा तोड़ता है। शीशा तोड़ने के बाद 15-20 मिनट तक गाड़ी इस अंदाज से लेके हॉस्पिटल में जाता है कि रास्ते में ही उसकी जान निकल जाए। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वो अपना बयान देता है और वो जिन लोगों से पैसे देने होते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ बयान दे देता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई तुमने जो पिस्टल इस्तेमाल किया जिससे तूने अपनी बीवी का कत्ल किया, वो पिस्टल किधर है? तो वो बताता है ये पिस्टल मैंने रास्ते में ही फेंक दिया। लेकिन पुलिस वाले रास्ते में से लेके जाते हैं, कहीं से भी पिस्टल बरामद नहीं होता। अब जिस बंदे से उसने पिस्टल लिया जाता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि पिस्टल किससे लिया, तो वो अपने एक दोस्त का बताता है कि मैंने अपने एक दोस्त से लिया। पुलिस वाले उसके दोस्त को भी जाके उठा लेते हैं, पंकज मेहरा को भी गिरफ़्तार किया होता है। अब उस लड़की का नंबर होता है जो उसके रेस्टोरेंट में काम करती है और साथ में डांसर भी होती है।
तो लड़की को भी जाके अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि मेरा इसके साथ अफेयर था, मेरा इसके साथ तल्लक था, लेकिन इस तरह का कुछ भी मुझे इल्म नहीं था कि ये अपनी बीवी को ही कत्ल कर देगा मेरी खातर, या ये मतलब निकाह करेगा मुझसे, या इस तरह के इसके ज़हन में कोई ऐसी बात हो तो ये अपनी बीवी को मार देगा। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। अदालत भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि बीवी के साथ उसका मामला सारा था, लेकिन इस लड़की का कोई हाथ नहीं है कत्ल करवाने में। यूँ अब ये सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, आगे जो भी इसका होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।